आज हम मुग़ल बादशाह जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 था, इसके अंतर्गत नूरजहां के प्रभुत्व के काल के बारे में चर्चा करेंगे। मैं शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। जहांगीर के शासनकाल को नूरजहां के प्रभुत्व के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1611 से 1622 और दूसरा 1622 से 1627। इसका आधार यह है कि 1611 से 1622 तक का काल में नूरजहां के प्रभुत्व में जहांगीर के शासन में अच्छे कार्य हुए, विजय हुई, लेकिन इसके बाद के काल में नूरजहां महत्वाकांक्षी हो गई और नूरजहां के स्वभाव के कारण, उसकी पक्षपातपूर्ण नीति के कारण जहांगीर के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह हुए। तो इस प्रभुत्व काल के आधार पर यदि हम नूरजहां के पहले प्रभुत्व काल की बात करें तो नूरजहां के प्रभुत्व का यानी जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के प्रभुत्व का प्रथम युग 1611 ईस्वी से 1622 ईस्वी में है। इसमें हम देखते हैं कि नूरजहां द्वारा अपने सगे संबंधियों को ऊंचा पद दिया गया। नूरजहां ने अपने विवाह के बाद जहांगीर को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेना शुरू किया और उसने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को जहांगीर के राज में बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिए। जैसे सबसे पहले नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग को उच्च पद पर नियुक्त किया और उसे इत्मातुद्दौला की उपाधि दी। उसे मनसबदार बनाया, प्रमुख मनसबदार बनाया। धीरे धीरे वह उन्नति करता हुआ 7000 के मनसबदार तक पहुंच गया था। इस प्रकार अपने पिता को उच्च पद पर नियुक्त करके सबसे पहले नूरजहां ने जहांगीर के शासनकाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। इसी प्रकार नूरजहां ने अपने अन्य सगे संबंधियों को भी उच्च पद देकर जहांगीर के शासनकाल में अपने प्रभुत्व को कायम किया। जैसे नूरजहां ने पिता के अलावा अपने भाई आसफ खां को प्रमुख मनसबदार बनाया, आसफ खां को वित्त मंत्री नियुक्त किया, अर्थ मंत्री नियुक्त किया और बाद में उसने संबंधों की प्रगाढ़ता के कारण, जहांगीर पर ज़्यादा प्रभाव जमाने के कारण आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र खुर्रम से कर दिया। ये वही खुर्रम है जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से जहांगीर के बाद शासक बना। तो इस प्रकार अपने भाई का विवाह, जहांगीर के अपने भाई की पुत्री का विवाह अपने पति के पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र खुर्रम के साथ कर उसने खुर्रम से भी संपर्क स्थापित किया, उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाए, खुर्रम को भी उच्च पद दिया। इस प्रकार पिता गयास बेग, भाई आसफ खां और खुर्रम को उच्च पद देकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जहांगीर द्वारा शासन में रुचि धीरे धीरे कम लेने का प्रयास किया गया। इस समय नूरजहां ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। नूरजहां के प्रभुत्व वाला जो गुट था वो जुनता गुट कहलाता था। नूरजहां ने स्वयं को प्रभावशाली बनाने के लिए और शासन सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए एक अलग गुट बना लिया था, जिसे इतिहास में जुनता गुट कहते हैं। इसमें उसके पिता गयास बेग यानी इत्मातुद्दौला, भाई आसफ खां, दामाद खुर्रम और नूरजहां की माता अस्मत बेगम प्रमुख थी। नूरजहां अपने शासन के कार्यों में यानी जहांगीर के समय जो शासन व्यवस्था थी उसमें शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नूरजहां अपने पिता आसफ खां से सलाह लिया करती थी। इस समय खुर्रम से उसके संबंध अच्छे थे, खुर्रम उसके गुट में था, खुर्रम उसकी बात मानता था और इस समय जहांगीर के समय जो प्रमुख विजय हुई उसमें खुर्रम का महत्वपूर्ण योगदान था। जहांगीर के इस शासनकाल में यानी नूरजहां के प्रथम प्रभुत्व काल में खुर्रम ने मेवाड़ विजय की, कांगड़ा विजय की और अहमदनगर विजय की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेवाड़ विजय का श्रेय जहांगीर के शासनकाल में खुर्रम को दिया जाता है। मेवाड़ ने मुगलों की इस समय अधीनता स्वीकार की और वहाँ के शासक ने अपने स्थान पर अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार किया। चित्तौड़ के किले को भी मेवाड़ को सौंपकर
शांति स्थापित की गई और इस प्रकार जो अकबर के समय मेवाड़ और मुगल संघर्ष चल रहा था वो जहांगीर के समय समाप्त हुआ और इसका श्रेय खुर्रम को जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अहमदनगर में भी इसको करद राज्य बना दिया गया, इससे राजस्व लिया गया और आर्थिक दृष्टि से अहमदनगर विजय भी जहांगीर के समय महत्वपूर्ण हुई। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नूरजहां के प्रथम प्रभुत्व काल में खुर्रम ने महत्वपूर्ण विजय की और जहांगीर खुर्रम से बहुत खुश हुआ और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी और बाद में वो इसी नाम से शासक भी बना। नूरजहां का प्रभुत्व जहांगीर पर इतना बढ़ गया था कि नूरजहां जहांगीर के स्थान पर स्वयं ही आदेश देने लगी। शाही आदेशों पर उसकी मुहर होती थी, सिक्कों पर उसके चित्र होते थे। तो इस प्रकार जहांगीर के साथ नूरजहां का भी नाम और चित्र सिक्कों और शाही आदेशों पर आने लगा, यानी अब जहांगीर नाम मात्र का शासक बनने की तरफ बढ़ रहा था। प्रशासन में और सैनिक व्यवस्था में विजयों में नूरजहां की प्रमुख भूमिका तो थी ही, इसके अलावा हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में भी नूरजहां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, श्रृंगार आदि का प्रचलन किया। इन पर भी नूरजहां का प्रभाव दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण हुआ। हम देखते हैं कि गुलाब के इत्र का आविष्कारक उसकी माता अस्मत बेगम को माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां ने किया था। उसने विभिन्न प्रकार की फैशन शुरू किए। उसने गरीबों और अनाथों, निराश्रितों की सहायता की। उसने मुस्लिम विधवा कन्याओं का विवाह किया। मुस्लिम कन्याओं के विवाह में वो पैसा देती थी। इस काल में हम ये भी देखते हैं कि ललित कला का बहुत विकास हुआ। स्थापत्य कला, चित्रकला का भी विकास जो हुआ नूरजहां के समय, उसमें मतलब जहांगीर के समय जो विकास हुआ उसमें नूरजहां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस प्रकार जहांगीर का ये शासनकाल, यानी जिस समय नूरजहां का प्रभुत्व था, आर्थिक दृष्टि से संपन्नता वाला रहा। राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही। स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य आदि में विकास हुआ। यदि हम नूरजहां के प्रभुत्व के द्वितीय काल की बात करें तो ये काल 1622 से 1627 का माना जाता है। इस समय जहांगीर लगभग राजनीति में उदासीन हो चुका था। इस समय नूरजहां की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई थी। एक महत्वपूर्ण बात नूरजहां के प्रभुत्व काल के द्वितीय काल में जो हुई कि नूरजहां का जो पहला पति था, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो नूरजहां के पहले पति शेर अफगन से उत्पन्न उसकी पुत्री लाली बेगम का विवाह नूरजहां ने जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार से कर दिया। और जब इसने जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार से अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्री लाड़वी बेगम का विवाह किया, तब वो शहरयार का पक्ष लेने लगी। अब धीरे धीरे वो खुर्रम की उपेक्षा करने लगी। खुर्रम को प्रशासन से, सैनिक अभियानों से दूर करने का प्रयास करने लगी। उसने खुर्रम के कई अधिकार शहरयार को दे दिए। उसने खुर्रम के हिसार फिरोजा की जागीर अपने दामाद शहरयार को दे दी। और इस प्रकार देखते हैं कि इस समय खुर्रम की उपेक्षा होने लगी, क्योंकि खुर्रम ताकतवर होने लगा था और नूरजहां को लगने लगा था कि खुर्रम अगर शासन सत्ता को संभाल लेता है तो वो अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। नूरजहां जहांगीर के बाद भी शासन सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखना चाहती थी, अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहती थी। इसमें खुर्रम ठीक नहीं बैठता था। खुर्रम ने जो मेवाड़ की और अहमदनगर की विजय की थी, मेवाड़ की और दक्षिण भारत की जो विजय की थी, दक्कन की जो विजय की थी, उससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। और खुर्रम का प्रमुख मददगार खुर्रम का ससुर आसफ खां था, जो नूरजहां का भाई भी था। इसलिए नूरजहां खुर्रम के प्रभुत्व को कम करना चाहती थी और उसने अपने दामाद शहरयार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि शहरयार खुर्रम की तुलना में बहुत कम योग्य था। जब नूरजहां शहरयार का पक्ष लेने लगी, खुर्रम की उपेक्षा करने लगी, तब खुर्रम ने विद्रोह कर दिया और खुर्रम का विद्रोह 1623 में हुआ। खुर्रम के प्रभाव को कम करने के लिए नूरजहां ने खुर्रम को कंधार भेजना चाहा।
कंधार जाने के आदेश दिए। खुर्रम ने कंधार जाने में अपनी अनिच्छा दिखाई और बाद में कुछ अपनी शर्तें लाद दी, और इस प्रकार हम देखते हैं कि खुर्रम ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के विरुद्ध, और इसका मुख्य कारण था नूरजहां। मुगल सेनापति महावत खां को खुर्रम के विद्रोह को समाप्त करने के लिए आदेशित किया गया। मुगल सेनापति महावत खान ने खुर्रम के विद्रोह को समाप्त किया, लेकिन कुछ समय बाद नूरजहां महावत खां के प्रभुत्व से भी चिढ़ने लगी। महावत खां एक योग्य सेनापति था, और जब महावत खां के दामाद का अपमान किया गया, उससे हिसाब किताब मांगा गया, तब वो भी नाराज हो गया। और बाद में खुर्रम के बाद एक महत्वपूर्ण विद्रोह जहांगीर के समय नूरजहां के द्वितीय प्रभुत्व काल में हुआ, वो था महावत खां का विद्रोह। 1626 में जब महावत खां ने विद्रोह किया तो महावत खां जहांगीर के दूसरे पुत्र परवेज को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, इसलिए नूरजहां ने महावत खां के विद्रोह को दबाना चाहा। महावत खां ने नूरजहां, जहांगीर और आसफ खां को बंदी बना लिया, लेकिन यहाँ पर नूरजहां ने बहुत चतुराई से काम लिया। उसने महावत खां को कहा कि जहांगीर स्वयं सेना का निरीक्षण करना चाहता है, और जब महावत खां इस बात के लिए राजी हो गया, तब नूरजहां और जहांगीर मुगल सेना के सामने उपस्थित हुए। यानी वो एक प्रकार से महावत खां के बंदी थे, नूरजहां और जहांगीर महावत खां के बंदी थे। लेकिन जब जहांगीर और नूरजहां मुगल सेना के सामने उपस्थित हुए तो नूरजहां ने सैनिकों से अपील की, और बाद में महावत खां के विद्रोह को दबा दिया गया, और महावत खां ने जहांगीर के अधीन काम करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो एक योग्य सेनापति था। वह शासक बनना स्वयं नहीं चाहता था। तो नूरजहां के द्वितीय काल में जो महत्वपूर्ण बात हुई, बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसमें प्रमुख विद्रोह खुर्रम का विद्रोह था, सेनापति महावत खां का विद्रोह था, और एक महत्वपूर्ण घटना थी कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। यानी नूरजहां के प्रभुत्व काल को जो दो भागों में हम बांटते हैं, तो प्रथम काल में निष्कर्ष रूप में कहें तो कला, संस्कृति, साहित्य आदि का विकास हुआ, आर्थिक संपन्नता आई, और प्रथम काल में अहमदनगर, कांगड़ा और मेवाड़ को विजित किया गया। जबकि द्वितीय काल में जब वो शहरयार का पक्ष लेने लगी तो जहांगीर के बेटे खुर्रम ने विद्रोह किया। महावत खां जैसे योग्य सेनापति ने विद्रोह कर लिया, जहांगीर को बंदी तक बना लिया। और नूरजहां के द्वितीय काल में जब अधिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई नूरजहां में, तब खुर्रम को जब साइड करने की कोशिश की गई तो कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। तो जो अकबर के समय महत्वपूर्ण स्थान ईरान से कंधार मिला था मुगलों को, वो जहांगीर के समय हाथ से निकल गया। ये जहांगीर के समय की नूरजहां के द्वितीय प्रभुत्व काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि नूरजहां का प्रभुत्व शासनकाल यानी 1611 से 1622 जहांगीर के शासनकाल के लिए अच्छा साबित हुआ, जबकि नूरजहां का द्वितीय प्रभुत्व काल 1622 से 1627 जहांगीर के शासन के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ।